So, hello everyone, guys. I am Tathagata Maja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट प्लांट। क्योंकि इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उस लेक्चर में हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट जो थे, तो उस डिजीज़ रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़े थे। वहाँ पे काफ़ी सारे जो रस्ट वगैरह होते थे, ऐसे जो बाकी डिफरेंट तरीके के जो डिजीज़ होते थे, उन डिजीज़ रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज यार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स। यानी इंसेक्ट जो होते हैं, उन इंसेक्ट पेस्ट से हम प्लांट को कैसे रेजिस्टेंट बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसको देख लिया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किए होंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच के साथ चलेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इंसेक्ट पेस्ट है ये डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तो कुछ हो सकते हैं कि कुछ पेस्ट ऐसा होगा कि वो जो प्लांट है या फिर जो क्रॉप है उस क्रॉप के लीफ पर फीड करेगा। कुछ हो सकता है उसका जो नेक्टर है या फिर पोलन ग्रेन्स जो है उस पोलन ग्रेन्स पर फीड करेगा। तो सोचिए, अगर वो पोलन ग्रेन्स पर फीड करता है तो क्या होगा कि अ, आपका वो अगर पोलन ग्रेन खा ही लेगा तो प्लांट का क्या होगा, रिप्रोडक्शन जो होगा वो थोड़ा उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसीड्यूर में आपका बैरियर आ जाएगा, उसमें थोड़ा रुकावट आएगा। तो ऐसा बहुत तरीके के जो इंसेक्ट पेस्ट है वो डिफरेंट तरीके से वो प्लांट को हार्म पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हमारे जो ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है या फिर टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का एक और जो सबसे बड़ा एक रोल है हमारे यहाँ पे जो यील्ड बढ़ाने का या फिर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है उसका, वो है ऐसे ही डिफरेंट तरीके के जो इंसेक्ट पेस्ट है उन इंसेक्ट पेस्ट से छुटकारा मिलना। तो यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी पे कुछ चीज़ें दिया है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है, मैंने 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करके रखा है। तो ये वाला पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट इनिशियली मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी में कोई ये वाला चीज़ हाईलाइट करके नहीं रखा है। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस पॉइंट को मिस आउट कर देते हैं। तो आई होप कि अगर आप लोग मेरे साथ ये लेक्चर देखेंगे देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप लोग मिस आउट भी नहीं करेंगे। तो बिना किसी ज़्यादा बात किए सीधा एनसीईआरटी पे जंप करते हैं। Another major cause for large scale destruction of crop plants and products is insect pest infection. Insect resistance in crop plant may be due to morphological, biochemical और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि इंसेक्ट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो अब किस किस तरीके का हो सकता है। वो हो सकता है आपका मॉर्फोलॉजिकल, यानी उसके एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन आ सकता है कि सोचो कुछ भी अगर ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट या फिर क्रॉप है, उसमें अगर कुछ थॉर्न्स वगैरह अगर उसमें आ जाए तो उससे क्या हो सकता है कि बहुत सारे जो हार्बीवोर्स है वो हार्बीवोरी से अपने आप को बचा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है, उससे क्या क्या है, वो अपना जो पेस्ट है उस इंसेक्ट पेस्ट है उस इंसेक्ट पेस्ट से बच सकता है। इसके अलावा बायोकेमिकल हो सकता है। बायोकेमिकल मतलब क्या, उससे कुछ केमिकल वगैरह कुछ रिलीज हो सकते हैं, या फिर उससे कुछ फाउल ओडोर वगैरह आएगा जिससे कि जो उसका इंसेक्ट पेस्ट है वो उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो उस तरफ जाएगा ही नहीं, वो भाग जाएगा वहाँ से। या फिर इसका फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है, जिससे आई थिंक नीट में अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इससे आगे वाले ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है, ये वाला पार्ट बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि नीट में अभी क्या हुआ, थोड़ा लेवल एलिवेटेड हुआ इस साल। तो ऐसा चांसेस है कि 2022 या फिर 2023 में इन सारे लाइन से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आसान होंगे, लेकिन ये जो लोग यहाँ पे ये लाइन देखे नहीं होंगे तो उनको लगेगा कि यार ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था। तो इसीलिए इन सब क्वेश्चन को अच्छे से आपको देख लेने हैं, इन सब लाइन को अच्छे से समझ लेने हैं और याद भी करने हैं। तो क्या है कि हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट प्लेस। तो हेयरी लीफ जो है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसमें कुछ हेयर वगैरह होते हैं, छोटे छोटे हेयर जो माइक्रोस्कोपिक जनरली होते हैं, या फिर हल्का सा बड़ा भी हो सकता है कि आप
आप अपने खुले आँख से भी देख सकते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि हेयरी लीव्स होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह वहाँ तक जाता नहीं है। वो उनसे डरते हैं कि ये जो हेयरी पार्ट है, उनको लगता है कि ये कुछ थॉर्न वगैरह है, लेकिन असल में है नहीं। लेकिन इससे क्या होता है, उनको अल्टीमेटली रेजिस्टेंस मिल जाता है उस इंसेक्ट पेस्ट से। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल दिया गया है, जिसको कि आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस टू जैसिड। तो जैसिड एक इंसेक्ट पेस्ट है, जो कि अपने है कॉटन जो है, और आपका सीरियल लीफ जो है, उनको अटैक कर सकते हैं। तो उनसे रेजिस्टेंस कैसे मिला, उनसे उनके जो लीव्स है, उस लीव्स वो लीव्स वगैरह हेयरी बन गए, तो इसके कारण उनसे रेजिस्टेंस मिल गया है। इसके अलावा क्या है, बीटल इन व्हीट। तो व्हीट जो है आपका गेहूं जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ पे भी आपका जो उनका लीव्स है, उस लीव्स में कुछ हेयरी अपीयरेंसेस आ गया, इसीलिए ये जो बीटल्स है वो व्हीट की तरह जाता नहीं है। तो ऐसे ये आपका, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये आपका मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके थ्रू आपका इंसेक्ट पेस्ट का रेजिस्टेंस आ सकता है, उसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद इन व्हीट सॉलिड स्टेम लीड्स टू नॉन प्रेफरेंस ऑफ द स्टेम सॉफ्लाई एंड स्मूथ लीव्ड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी डू नॉट अट्रैक्ट द बॉलवर्म्स। तो ये आपका दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका जो गेहूँ है, उसमें अगर जो स्टेम है वो सॉलिड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो स्टेम सॉफ्लाई जो पेस्ट है, वो पेस्ट के लिए वो नॉन प्रेफरेंस बन जाता है, क्योंकि उनके लिए ये जो स्टेम सॉफ्लाई है वो जनरली जो व्हीट का जो स्टेम है उस स्टेम पे फीड करते हैं। अगर सोचो वो सॉलिड बन गया तो उसमें क्या होगा, उनका उस तरफ उतना ध्यान नहीं जाएगा, या फिर वो उतना उसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो प्लांट का जो सैप है, उसका जो बॉडी सैप है वो खाना चाहता है, लेकिन उसको वहाँ पे मिल रहा है क्या, सॉलिड स्टेम मिल रहा है, तो इसीलिए उनका ये नॉन प्रेफरेंस हो जाता है। इसके अलावा आपका तो जो एक और चीज़ है कि नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी डू नॉट अट्रैक्ट द बॉलवर्म। तो यहाँ पे जो बॉलवर्म है, कॉटन बॉलवर्म आप कह सकते हैं, तो उसमें उसमें क्या होता है कि उसको अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली उसको नेक्टर खाना था। तो अगर नेक्टरलेस प्लांट बन गया तो उसमें तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है, इसको आप समझ सकते हो कि ये आपका आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बायोकेमिकल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बायोकेमिकल होगा। ये एक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आप समझ सकते हैं। ये जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो आपको इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस दे सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा एग्जाम्पल से पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल, लेकिन हाँ, इसके जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको अच्छे से रेडी करना है। इसके बाद तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे हॉटस्पॉट मार्क करके रखा है, वो है हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर। तो मेज में क्या होता है कि ये आपका, हाँ, बायोकेमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एस्पार्टिक एसिड वगैरह काफ़ी कम होता है, नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है, शुगर कंटेंट कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो मेज स्टेम बोर्डर है, तो मेज स्टेम बोर्डर का नॉन प्रेफरेंस बन जाता है। तो ये आपका तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर का पार्ट है, जो कि बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट ये मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल ये तक तो पढ़ लेते हैं, ये एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है कि इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसमें आपको बिटवीन द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी भी थोड़ा रीड करना पड़ा, कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, कौन सा बायोकेमिकल हो सकता है, कौन सा आपका फिजियोलॉजिकल हो सकता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो मॉर्फोलॉजिकल है, लेकिन सेकंड वाला आपका फिजियोलॉजिकल है, और आखिरी यानी थर्ड वाला आपका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आप एक बार रीडिंग पढ़ लेंगे, और इसके बाद आपका आ चुका है सबसे क्या, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, आज का लेक्चर का तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये। तो ये टेबल 9.1। इससे पहले टेबल 9.1 जो था वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो ओजोन क्लासेस के जो विपिन शर्मा सर है या फिर विपिन भैया है, तो उनके जो ट्रिक्स है और मेरे कुछ अपने बनाए हुए ट्रिक्स है, उन ट्रिक्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है।
तो आज तो ये वीडियो मैंने उसी वीडियो पे बोला था कि इसका मैं कोई ट्रिक्स आपको बना के नहीं दूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको भी थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी ऊपर पूरा एकदम रिलाई कर जाओ कि हाँ वो बना देगा तभी मैं उसको यूज़ करूँगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि देखो, ये इसका जो ट्रिक बनाना है ना, ये ऐसा हो सकता है कि मैंने जो ट्रिक आपको बना के दिया वो आपको सूट ना करे, लेकिन आप खुद से अगर कुछ बनाओगे तो उसमें आपको ज़रूर सूट होगा। आप खुद से कुछ भी स्टोरी बना लो, कुछ भी ऐसा कुछ जो कविता होता है ऐसे बना लो तो उसमें बन जाएगा। आप थोड़ा उसको टाइम से पढ़ो, बार बार पढ़ो, तब आपको कुछ लिंक वगैरह आएगा कि हाँ इसको ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, ऐसे भी हम स्टोरी बना सकते हैं। तो इस वाले का मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। इसमें मैं एकदम आपको सिर्फ कौन कौन से इंसेक्ट से रेजिस्टेंस है और वैरायटी का नाम क्या है वो बता के छोड़ दूंगा। तो ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ब्रासिका जो क्रॉप है, जो कि रेपसीड मास्टर्ड है, तो वहाँ पे भी हमारा ब्रासिका था। उसका क्या नाम था, उसका वैरायटी का नाम क्या आपको याद है? उसका नाम था पूसा स्वर्णिम। ठीक है, अभी आप लोगों को याद है कि नहीं? आप लोगों को भी ये कमेंट में बोलना था कि याद है या नहीं। तो पूसा स्वर्णिम जो था वो वहाँ पे ब्रासिका था। यहाँ पे जो ब्रासिका है, तो ये रेपसीड मास्टर्ड जो है, ये इसका वैरायटी का नाम क्या है? पूसा गौरव। तो ये किस पेस्ट का रेजिस्टेंस है? ये एफिड का रेजिस्टेंट है। एफिड जो एक इंसेक्ट पेस्ट है, इसका रेजिस्टेंट है। इसके बाद आपका आता है फ्लैट बीन, जो आपका बीन्स वगैरह होते हैं, तो ये आप लोग जानते ही होंगे फ्लैट बीन किसे कहते हैं। तो इसका जो वैरायटी का नाम है, ये दो वैरायटी दिया है यहाँ पे, एक है पूसा सेम 2, एक है पूसा सेम 3। तो ये किस किस चीज़ का रेजिस्टेंट है? इसमें जैसिड का रेजिस्टेंट है, एफिड का रेजिस्टेंट है, एंड फ्रूट बोरर का रेजिस्टेंट है। यानी एफिड आप लोग देख रहे होंगे कि वो ब्रासिका में भी वो उसमें हार्म करता है, और फ्लैट बीन जो है इसमें भी वो हार्म करता है, और इन दोनों का रेजिस्टेंट वैरायटी हमने ग्रो कर लिया है। इसके बाद आपका ओकड़ा, ये एक भिंडी का वैरायटी है या फिर भिंडी का नाम है। तो उस भिंडी का वैरायटी क्या है? वैरायटी है पूसा सवानी एंड पूसा A4। तो ये लोग किस चीज़ का रेजिस्टेंट है? सूट एंड फ्रूट बोरर। तो सूट और फ्रूट में जो ये जो बोरर इंसेक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं कि सूट या फिर फ्रूट में छेद बना देते हैं, और वहाँ पे जाके वो फीड करते हैं। तो इसीलिए ये इनको सूट और फ्रूट बोरर कहते हैं। तो ये आपका जो ओकड़ा है, जिसका की वैरायटी पूसा सवानी और पूसा A4 है, तो ये यही सूट और फ्रूट बोरर का रेसिस्टेंट होता है। तो इसी के साथ मैंने ये जो आपका चार्ट था, चार्ट 9.2, आज के लेक्चर का आई थिंक बहुत ही ज़्यादा या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो आपको मैंने क्लियर करवा दिया है। इसके बाद जो चीज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आई थिंक पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है ये वाले जो पार्ट है इससे जनरली एक नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उतने आए नहीं है जितना आना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो हिडन हंगर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इसमें आपको डिफरेंट जो सिंगल सेल प्रोटीन वगैरह के बारे में दिया जाता है। हाँ, सिंगल सेल प्रोटीन से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये हिडन हंगर का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो आई थिंक कभी ना कभी तो पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करके चलना है। तो यहाँ पे क्या है कि मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड टू मीट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। A far greater number, 3 billion people, suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiency और hidden hunger। तो यहाँ पे आपको हिडन हंगर का एक कॉन्सेप्ट आपको बोल दिया गया है एनसीईआरटी के थ्रू, कि आपका जो ये फिगर दिया है कि 3 बिलियन पीपल, ये आप अगर याद ना रखना चाहो तो आप ना छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो हिडन हंगर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हिडन हंगर क्या है कि इसमें आपको पता भी नहीं है कि आपको किस किस चीज़ में डेफिशिएंसी है। हिडन मतलब क्या? जैसे हिडन चार्जेस होते हैं, कहाँ कहाँ वो चार्जेस वगैरह लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, वो हमें पता भी नहीं है, लेकिन वो हमसे जा रहा है। वैसे ही हिडन हंगर में क्या होता है कि कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जनरली आप लोग देखे होंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में उतना ज़्यादा उसका डिमांड नहीं होता, उसके बिना भी हम काम चला सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा हो जाए कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिफिशियंट है, तो उससे क्या हो सकता है, आपका दिक्कत आ सकता है। और मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आप अभी भी कोई भी लोकल जो पैथोलॉजिकल लैब है वहाँ पे जाके अगर आपका खुद का जो विटामिन बी या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन वगैरह की टेस्ट करवाओगे, कैल्शियम वगैरह की टेस्ट करवाओगे, तो आप लोग किसी ना किसी चीज़ में तो डेफिशिएंट होगे ही होगे। तो
मैं ये करीब करीब लिख के दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोग, एटलीस्ट तो जो लोग देख रहे हो उसमें से तो 90% या 80% लोग तो ऐसा होंगे ही होंगे कि जिसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं कि आपको पता भी नहीं, आपका डेली लाइफ जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। अगर आप वो डाइट में इनकॉर्पोरेट भी कर लो, आपको डिफिशियंसी घट भी गया, तब भी आपका कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये माल न्यूट्रिशन में जा सकता है, और इससे क्या हो सकता है, बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। तो हिडन हंगर में क्या क्या चीज़ का डेफिशिएंसी हो सकता है, वो आपका प्रोटीन में आ सकता है, वाइटामाइन या फिर विटामिन में आ सकता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ सकता है। इन सब का डेफिशिएंसी को आप क्या कहते हैं, हिडन हंगर। बिकॉज दे कैनॉट अफोर्ड टू बाई इनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट। तो यहाँ पे ये जो वर्ल्ड में जो बहुत सारे नंबर जो है 3 बिलियन, यानी अभी तो 7 बिलियन के आसपास वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, तो उसमें 3 बिलियन मतलब बहुत ज़्यादा नंबर। 7 बिलियन में से अगर 3 बिलियन ऐसे हिडन हंगर से डिफिशियंट है, यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद भी आपको बोल रहा हूँ तो मैं खुद भी किसी किसी ना किसी हिडन हंगर का शिकार हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा टेस्ट वगैरह नहीं करवाया है। तो क्या है कि 3 बिलियन पीपल आपका ये हिडन हंगर से शिकार है, इसके अंदर आता है। क्यों आते हैं, क्योंकि उनके पास इनफ मनी नहीं है, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये जो फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश ऐसे अपने डाइट में ला सके। Diets lacking essential micronutrients, particularly iron, vitamin A, iodine, zinc, increases the risk of disease and reduces lifespan and reduces the mental abilities। तो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे जो हिडन हंगर जो है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसका डेफिशिएंसी अगर कॉन्टिन्यूअस बहुत टाइम स्पेन से चल रहा है, तो आपका इसमें क्या हो सकता है, आपका लाइफ स्पेन रिड्यूस हो सकता है, आपका इम्यूनिटी घट सकता है, यहाँ तक कि आपका जो मेंटल एबिलिटी है, आपका मेंटल एक एबिलिटी होता है, कुछ भी चीज़ों को आप, कुछ लोग आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इंटरप्रेट कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा धीरे इंटरप्रेट करते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ही स्लो इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो आपका माइंड का जो स्ट्रेंथ है, या फिर जो मेंटल एबिलिटीज़ है, ये एबिलिटी में आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अगर आप में ऐसा हिडन हंगर है तो। इसके बाद यहाँ पे जो एक हॉटस्पॉट हमारा आ चुका है फिर से, जो है बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जो आइडिया है वो दे देता हूँ। तो बायोफोर्टिफिकेशन में क्या किया जाता है कि जो आपका क्रॉप है, उस क्रॉप में ये जो हिडन हंगर वाले चीज़ है, जो हमने ऑलरेडी समझा कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हो सकता है, ये प्रोटीन हो सकता है, ये वाइटामाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हमारे बॉडी में हल्का अमाउंट में चाहिए, लेकिन वो बहुत ही वाइटल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या है कि जनरली हमने देखा है कि 7 बिलियन पॉपुलेशन में करीब करीब 3 बिलियन ही ऐसे हिडन हंगर से जूझ रहे हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जो डेली लाइफ फूड है, उस डेली लाइफ फूड में कुछ ना कुछ ऐसा इनकॉर्पोरेट कर दे कि चलो हाँ, ऐसा है कि मीट वगैरह, फिश वगैरह ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं कि जो ऐसा कुछ खाना जो कि सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्राइस में बहुत कम हो, सबके लिए अफोर्डेबल हो, तो उन जो चीज़ें हैं उस चीज़ में हम कुछ ऐसा फोर्टिफाई कर दें, या फिर ऐसा कुछ उसमें चेंजेस ला दें कि उसमें भी वो मीट वाले जो क्वालिटी है, वो प्रोटीन कंटेंट या फिर वो आयरन कंटेंट जो भी है, वो हम ला सके। तो ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया उतना भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ये बायोफोर्टिफाइड जो फूड है, इस फूड में क्या होता है कि कॉस्टली हो जाता है, ये उल्टा कॉस्टली हो जाता है। तो आप लोग एक नॉर्मल अगर चावल खरीदेंगे और एक बायोफोर्टिफाइड चावल, यानी जो आपका गोल्डन राइस खरीदेंगे, तो प्राइस में आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि प्राइस जो आपका गोल्डन राइस है उसका ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोसीड्योर है, ये अभी एडवांस्ड साइंस है, अभी नया नया डेवलप हुआ एक साइंस है। तो इसमें क्या होता है कि अभी उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, अभी अभी थोड़ा ज़्यादा खर्चा आ जाता है। अगर ज़्यादा खर्चा आ जाएगा तो उसका तो चीज़ों का महंगाई भी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए उतना ज़्यादा अभी भी सक्सेसफुल मुझे नहीं लगता पर्सनली। तो चलो एकदम हम लोग सीधा एनसीईआरटी पे पढ़ते हैं। तो ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ vitamins, मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि यही जो पब्लिक जो हेल्थ है, उस पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल और हायर प्रोटीन क्वांटिटी दे के जो फूड या फिर जो क्रॉप हम प्रोड्यूस करने का जो प्रोसीड्योर है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। और जो क्रॉप बनता है वो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप कहा जाता है।
तो ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग। तो क्या क्या हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या फिर क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, वो हमें यहाँ पे एनसीईआरटी बता रहा है। तो 4 पॉइंट दिया गया है, इन चारों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन आप 4 दिया है मतलब आपको, तो आप खुद ही एक एमसीक्यू इससे बना सकते हैं कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी टेकन इन कंसिडरेशन, तो कौन सा नहीं हो सकता। तो उसमें कुछ हो सकता है कि ऐसा प्रोटीन क्वांटिटी डिक्रीज करना, या फिर उसमें कुछ जो हार्मफुल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डालना, या फिर ऐसा ही कुछ खराब ऑप्शन जो होगा तो वही वाला आपका उसमें इंक्लूडेड नहीं आएगा। तो हम क्या क्या इंप्रूव करते हैं, हम उसका प्रोटीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो ये ध्यान रखने वाला बात है कि प्रोटीन का सिर्फ हम कंटेंट इंप्रूव नहीं करते, यानी हम सिर्फ उसका क्वांटिटी इंप्रूव कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम उसका क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहे हैं। कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी क्रॉप है तो उसमें ऑलरेडी वो प्रोटीनेशियस है, जैसे कि कोई भी दाल वगैरह जो है तो ये प्रोटीनेशियस है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रोटीन का जो है क्वांटिटी तो कम है, क्वालिटी भी कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वालिटी भी इंप्रूव करेंगे और उसके साथ साथ क्वांटिटी भी इंप्रूव करेंगे। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। तो इसमें आपको जो आपका डेली जो आप फूड खाते हैं तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है, तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो ऑयल है ये आपका बेसिकली फैट के बारे में बात कर रहा है, तो उसका भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी हम दोनों इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका विटामिन कंटेंट। तो विटामिन कंटेंट, विटामिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ होता है, जो कि इसको अगर आप तोड़ देंगे तो यह है वाइटल अमाइन, यानी जनरली विटामिन वगैरह प्रोटीन ही होते हैं जनरली, ऐसा एक जनरलाइज मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही वाइटल होते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है। तो इसीलिए ये विटामिन कंटेंट भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट तो ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी ही है, जो हिडन हंगर, बहुत सारे लोग इसका डिफिशिएंट होते हैं। और मिनरल कंटेंट भी हम इस बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये आपका हॉटस्पॉट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। आप एकदम लिख के ले लो, इससे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, और बहुत आसान सवाल बनते हैं। और आई थिंक 2019-20 में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। क्या कह रहा है कि इन 2000 यानी 2000 साल में मेज हाइब्रिड हैज़ प्रोड्यूस हैड twice amount of amino acid of lysine and tryptophan compared to existing maize hybrid were developed। तो 2000 साल में क्या है कि मेज हाइब्रिड जो बनाया गया है उसमें क्या होता है कि ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड जो ऑलरेडी अवेलेबल वेराइटी थे, उन वेराइटी से ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड हमें मिले थे। और कौन से अमाइनो एसिड मिले थे, लाइसिन मिला था और ट्रिप्टोफैन मिला था। इनका क्वांटिटी कितना हो गया था, इनका क्वांटिटी हमारा डबल हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से अमाइनो एसिड है, ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका लाइसिन है और ट्रिप्टोफैन है। तो और ये कब डेवलप हुआ, ये आई डोंट थिंक आपके लिए ज़रूरत पड़ेगा आई एम सॉरी। तो लेकिन हाँ, ये अमाउंट डबल हो गया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका जो है अमाइनो एसिड का कंटेंट डबल हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हीट वेराइटी एटलस 66 हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट। तो ये भी आपको एक हॉटस्पॉट या फिर जो आप एग्जाम्पल है आप कह सकते हो कि एटलस 66 जो है ये आपका एक व्हीट वेराइटी है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हमारा प्रोटीन कंटेंट होता है। तो पहले ही बता दूं कि आज का जो ये लेक्चर होगा ये मैं सिंगल सेल प्रोटीन से पहले तक रोक दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो सिंगल सेल प्रोटीन और आपका टिश्यू कल्चर जो है ये अगले लेक्चर पे हम लोग बिल्कुल आराम से ख़त्म कर लेंगे, आराम आराम से। और आज का जो लेक्चर है काफ़ी एंड तक आ चुका है, क्योंकि मैं अभी जनरली उतना बड़ा लेक्चर बना नहीं रहा हूँ कि 45 मिनट 50 मिनट का लेक्चर अभी बना नहीं रहा हूँ। मैं लेक्चर को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है बड़े लेक्चर को प्रेफर नहीं करते, वो लोग छोटे लेक्चर प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, ये लाइन नहीं है, ये आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा कि IARI जो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी बार इसका फुल फॉर्म से ये जो एब्रीविएशन फॉर्म है यानी IARI, इसका फुल फॉर्म क्या है ऐसे सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है ऑलरेडी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो चीज़ है ये भी बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं, और इसका भी अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने भी इनिशियल टाइम जब पढ़ा था तो मैंने भी स्किप कर दिया था।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि याद रखने में थोड़ा आपको तकलीफ महसूस होगा। क्योंकि इसको आप क्या कर सकते हो कि आप एक फैक्ट शीट बना लो और आप हर दिन एक बार या दो बार देखते रहो, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो। क्योंकि इसका क्या है कि आप निमोनिक भी बना नहीं सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे कॉमन भी है। हाँ, अगर आप कुछ खुद का क्रिएटिविटी लगा के बना सकते हो तो बना लो, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसका भी निमोनिक आपका कोई काम में आएगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है और आपको सब कुछ याद रखने हैं। तो आप इसमें बार बार रिवाइज जो है यही टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे कुछ जो बायोफोर्टिफाइड फूड है जो कि IARI दिल्ली में डेवलप किया गया है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, उनके बारे में उनका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। और अल्टीमेटली एग्जाम पर्पज से अगर देखेंगे तो उन एग्जाम्पल को हम लोगों को याद रखना होगा, या फिर आप कह सकते हो कि रटना पड़ेगा। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें टिक लगा के 4 मार्क्स अपने जेब में भरना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या है कि विटामिन ए इनरिच्ड कैरट, स्पिनच, पम्पकिन। तो एक चीज़ हमें तो पता था कि विटामिन ए इनरिच तो गोल्डन राइस है, ये भी एक बायोफोर्टिफाइड में आता है, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप में आता है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है जो कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में डेवलप्ड हुआ, तो उसका जो एक एग्जाम्पल है विटामिन ए इनरिच्ड कैरट, स्पिनच एंड पम्पकिन। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है इनमें आपको याद रखना है कि इनमें विटामिन ए एनरिच किया गया है। इसके बाद विटामिन सी एनरिच्ड बीटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो विटामिन सी एनरिच्ड आपका क्या है, बीटर गोर्ड। आप लोगों को पता है काफ़ी ये बीटर टेस्ट होता है इसका, जनरली लोग उसको खाना पसंद नहीं करते। तो उसमें विटामिन सी यानी आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसको फोर्टिफाई किया गया। जनरली आप लोग देखे होंगे कि वो जो सावर जो चीज़ें होते हैं, जैसे कि आपका नींबू वगैरह, तो इसमें विटामिन सी मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि बीटर के साथ साथ आपका सावर टेस्ट आएगा, आई थिंक। तो विटामिन सी एनरिच बीटर गोर्ड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो टोमेटो में तो आई थिंक ऑलरेडी विटामिन सी प्रेजेंट होगा, तो उसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। जैसे कि आपका जो कैरेट्स वगैरह होते हैं तो इनमें विटामिन ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा और क्वांटिटी भी शायद थोड़ा बढ़ा देंगे। इसके बाद आपका जो एग्जाम्पल है वो है आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड स्पिनच एंड बथुआ। तो आपका जो बथुआ है उसमें ऑलरेडी हमने देखा है कि उसमें विटामिन सी एनरिच किया गया है और उसके साथ साथ क्या, आयरन एंड कैल्शियम भी एनरिच किया गया है। और स्पिनच भी अगर आप देखेंगे तो स्पिनच आपका विटामिन सी एनरिच भी, आई एम सॉरी, विटामिन सी एनरिच स्पिनच नहीं, विटामिन ए एनरिच आपका स्पिनच ऑलरेडी प्रेजेंट था। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड स्पिनच। तो आप लोग ऐसा एक काम कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे टोटल जो इम्प्रूव्ड जो क्रॉप है उस क्रॉप के नाम एक तरफ लिख लो और उसमें क्या क्या फोर्टिफाई किया गया है वो लिख लो। जैसे कि आप लिख लो कि कैरट जो है उसमें सिर्फ विटामिन ए है, स्पिनच जो है उसमें विटामिन ए भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है। और आपका अगर यहाँ पे कैरट हो गया, स्पिनच हो गया, आपका पम्पकिन है तो सिर्फ आपका विटामिन ए होगा। अगर आपका बीटर गोर्ड है तो उसमें सिर्फ आपका विटामिन सी होगा, टोमेटो है तो उसमें आपका सिर्फ विटामिन सी होगा। लेकिन अगर बथुआ है तो उसमें विटामिन सी भी होगा, आयरन एंड कैल्शियम भी होगा। और फाइनली आपका जो आएगा प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स लाइक ब्रॉड बीन्स, लाब बीन्स, फ्रेंच बीन्स एंड गार्डन बीन। तो ये भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो ये बीन्स वगैरह होते हैं तो इनमें ऑलरेडी प्रोटीन होते हैं, लेकिन उस प्रोटीन का आई थिंक क्वालिटी इंप्रूव होगा और थोड़ा क्वांटिटी भी इंप्रूव होगा। तो इसको आप कैसे भी करके फैक्ट शीट वगैरह बना के आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आई थिंक कभी ना कभी तो आएगा। तो इसलिए आपको इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो इस चैप्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने वाले जगह है। तो वो सब छोड़ के यहाँ से क्वेश्चन पूछना तो आई डोंट थिंक एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अब तो NTA है, कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें ये भी अच्छे से फैक्ट शीट बना के बार बार रिवाइज करके उसको याद करके जाना है। तो फिलहाल के लेक्चर के लिए हम लोग यहीं पे रोकेंगे। अगले लेक्चर पे हम लोग ये सिंगल सेल प्रोटीन और उसके साथ साथ ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और मेरा जो ये NCERT वाला सीरीज़ जो चल रहा है वो भी आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। उससे आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। अगर कोई पहली बार NCERT पढ़ रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे जो ये वीडियो वगैरह है। तो होपफुली आप लोग इसका पूरा इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना
ताकि थोड़ा ये मेरा वीडियो का रीच भी बढ़ जाए और बहुत सारे लोग आप लोगों की तरह ही है जो इसका बेनिफिट उठा पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।